बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत में कोई मुस्तकिल हलीफ या हरीफ नहीं होते। माजी में भी पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर सामने रखा जाए तो इसका कई बार मुजाहरा हमने देखा है, और कल एक बार फिर से हमें इसी चीज़ का अमली मुजाहरा नज़र आया जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे हुए, दीगर अपोजिशन की जमातें भी इकट्ठी थीं। पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनके चेयरमैन की तरफ से इफ्तार डिनर था, इफ्तार की दावत दी गई। तमाम अपोजिशन जमातों ने जब मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद तो तय ये पाया कि ड्यूरिंग मीटिंग बहुत सारी चीज़ों पर तशवीश का इजहार किया गया है, यानी कि मुल्क की मईशत जिस अंदाज में जारी है, हुकूमत की नाअहली पर बात की गई है, और ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की तैयारियां अब हम शुरू करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को सरबराही सौंप दी गई है एक APC की। कहा यह जा रहा था कि शायद कल ही कोई फैसला हो जाए या किसी तारीख का ऐलान कर दिया जाए कि कब निकलेंगे, किस तरीके से एहतजाज होगा, लेकिन अब ईद के बाद एक और APC जो है उसमें इसके हवाले से हिकमत अमली या स्ट्रैटेजी तरतीब देने की बात की गई है। तो देखते हैं कि इसमें ये सियासी जमातें किस हद तक कामयाब होती हैं और इसका जवाज़ क्या पेश किया जा रहा है। क्या वही जवाज़ है जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, हुकूमत की नाअहली, या फिर हुकूमती मौक़िफ़ सामने रखा जाए तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दौलत बचाने के लिए। दूसरी तरफ हमने देखा है कि आज नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है अपनी सज़ा मुअत्तली के लिए, और जो उनकी दरख्वास्त है उसमें मौक़िफ़ यह है कि एहतसाब अदालत का जो 24 दिसंबर 2018 का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने क्योंकि अपील दायर कर रखी है, जिस पर जब तक फ़ैसला नहीं आता तब तक तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत दी जाए। और दूसरी एक और हमने कल चेयरमैन नैब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। चेयरमैन नैब साहब ने भी काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि कोई बिज़नेस कम्युनिटी के पीछे नहीं जाएगा, उनको नैब नहीं बुलाएगा। दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि अगर मईशत के हवाले से बात करते हैं कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते तो बिल्कुल चल सकते हैं, और मईशत को ख़तरा हमसे नहीं है, नैब से नहीं है, बल्कि जो आमाल हैं लोगों के उनसे है। तो उन्होंने भी काफ़ी इस हवाले से बातें की हैं। पहले ज़रा उसका जस्ट सुना देते हैं कि कल चेयरमैन नैब साहब ने कहा क्या। नैब और मैशियत साथ साथ चलते रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ जो है वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आज वो अरेस्ट होते हैं, सुबह पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते हैं। हफ्तों ऐसा होता रहा कि आपने तफ्तीश को सबोताज करने के लिए ये सब कुछ होता रहा। कुछ लोग आर्जी रिलीफ मिलने के बाद जब बाहर तशरीफ लाते हैं तो देखकर बड़ी खुशी होती है कि उन पर गुलपाशी भी की जा रही है, लेकिन उनका ये कहना है पहले इंक्वायरी करे फिर अरेस्ट करे, ये 100% गलत है। नैब के पास सबूत होते हैं, सबूत होने के बाद आपको अरेस्ट किया जाता है। अगर नैब के पास सबूत ना होते तो कई लोग इस वक्त मुल्क से भाग न जाते। हुकूमत से 10 बस्ता अर्ज करता हूँ कि कम अज कम उन लोगों को तो बड़े ओहदा जलीला पे फायज न करे जो नैब के रेडार पर हैं, या जिनके केसेस नैब में चल रहे हैं, या जिनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत से भी कहा कि उन लोगों को अपॉइंट ना करें किसी भी ओहदे पर जिनके खिलाफ नैब के हवाले से कोई भी केसेस चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उमर चीमा साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से रुमीना खुर्शीद आलम साहबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। इफ्तिखार साहब, आई विल स्टार्ट विद योर एनालिसिस। सबसे पहले तो कल के इफ्तार के बड़े चर्चे थे, कुछ लोगों ने कयास किया कि शायद कल ही कोई तारीख आ जाएगी, बड़ा इक़दाम है, तमाम ही अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हैं और तमाम की तमाम ही अपने तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसा तो ना हुआ, लेकिन कल एक और APC का जिक्र हो गया। तो आपको लग रहा है कि वाकई कोई मटीरियलाइज हो सकेगी किसी किस्म की तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ आफ्टर ईद, या फिर ये इसी तरह मामला ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ये हुकूमत पर मुनसर है कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या होती है। अब तक की जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसने मौका दिया है अपोजिशन पार्टियों को ये बात कहने का और इकट्ठे होने का, वरना फिर वक्त ऐसी बात तो है कोई नहीं कि इतनी जल्दी इलेक्शंस करवाए जाएं, या इतनी जल्दी अगर हंगामा होता भी है, जुलूस निकलता भी है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि गवर्नमेंट जाए
अगर गवर्नमेंट जाए तो फिर एक नए इलेक्शन ही होंगे ना। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। असल में जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो एक अजीब मखमसे में फंस गए हैं। जब ये आए थे तो हमारा ये ख्याल था कि इन्होंने काफ़ी तैयारी की हुई है तमाम इश्यूज़ के बारे में, और जैसे आएंगे वैसे ही मामलात को ठीक करना शुरू कर देंगे। और इनका वादा था कि हम इतने अरब रुपया फलानी जगह से ले आएंगे जो चोरी का गया हुआ है, बाकी इतना पैसा हम फलाने के पेट से निकाल लेंगे। तो वो 10 महीने हो गए, वो नहीं हुआ। बल्कि दूसरी तरफ इनकी जो गवर्नेंस है उस पर बहुत से सवालात उठने शुरू हो गए। इतनी मायूस कुन कारकर्दगी है गवर्नेंस के मामले में, ख़ास तौर पे जिस सूबे में हम बैठे हैं, पंजाब में, जिस शहर में मैं रहता हूँ। देखिए, गवर्नेंस पे पैसा खर्च नहीं होता, उसके लिए IMF से कर्जा नहीं लेना होता, उसके लिए गैर मुल्की मदद की ज़रूरत नहीं होती। जो महकमे होते हैं जो उन करप्ट, नाअहल और ख़ानदानी सियासतदानों के दबाव तले अच्छा काम नहीं कर रहे थे, इन अच्छे लोगों को जो अपना गुलामी के दौर के ख़िलाफ़ हैं और जो ख़ानदानी सियासत में यकीन भी रखते, उन्हीं महकमों से अच्छा काम लेके ये साबित करना चाहिए था कि ये तैयारी करके आए हैं। हुआ ऐसा नहीं, बल्कि इससे उल्ट हो रहा है। बिल्कुल गवर्नेंस ख़त्म हो रही है। जब आपकी गवर्नेंस ख़त्म होगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। महंगाई, आपका एक्सपोर्ट कम होना, आपके ज़र मुबादला में कमी, आपका IMF का मुआहदा, आपका गैस को महंगा करना, पेट्रोल को महंगा करना, ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो तब वो जाके कुछ बात करने के काबिल होंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी खराबी और बुनियादी वजह जो है वो PTI की जो गवर्नेंस है उस पर है। ये तैयारी नहीं करके आए, इन्होंने किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं की। लेकिन गवर्नेंस का क्या हुआ? माने गवर्नेंस तो वो छीन के तो नहीं ले गए, ये तो नहीं कर गए कि वो सारे बुनियादी चीज ही है, बिल्कुल सही। कमिश्नर्स घर ले गए हों, IG ले गए अपने साथ, सारे होम सेक्रेटरियों को उठा के ले गए, अगवा करके ले गए हों, और उनको उन्होंने ये रकमाल बना लिया। ये है बड़ी खौफनाक सूरत हाल, जिसकी बिना पर मुश्किलात बढ़ेंगी। उमर चीमा साहब से तो इकट्ठे ही जवाब ले लेंगे। पहले फैसल करीम कुंडी साहब से भी जान लेते हैं कि कल भी जिस तरीके से बताया गया कि नाअहली है और हुकूमत जो है वो मईशत सही नहीं कर पा रही है, डॉलर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, रुपया डिवैल्यू होता चला जा रहा है, इस वजह से यही वाहिद वजह है, या फिर हुकूमत जो केसेस का जिक्र बारहा करती है क्योंकि करप्शन बड़े पैमाने पर है जिनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं, और दूसरा ये भी कि अगर सिर्फ नाअहली है, मईशत है, तो कल वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से कहा है कि भाई कर लेंगे ठीक, थोड़ा टाइम और दे दें, मईशत सही हो जाएगी। तो फिर ईद के बाद इतनी जल्दी क्यों तहरीक चला रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब की बात पे यकीन नहीं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये हुकूमत आ रही थी तो वज़ीर आज़म साहब उससे पहले भी काफ़ी बातें की थी, और लोगों ने, जो PTI का वोटर था उसने यकीन किया था उसके ऊपर कि वो चीज़ें होंगी। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नहीं, वो मैंने जो बातें की थी तो वो एक लीडर की क्वालिटीज़ हैं कि वो बातें करें, उस पर यूटर्न लें, और तकरीबन तमाम बातें जो उन्होंने की थी उस पर उन्होंने यूटर्न लिए। जहाँ तक जब ये खड़े हो जाते हैं कि जी फ़लाँ हमें माजी में ये हुआ है, और माजी में भाई आप हुकूमत में, आप इसमें अपोजिशन में रहे, आपको पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आपने कहा था कि हम ये सब कुछ ठीक करेंगे। और जब आपके जो ओपनिंग बैट्समैन थे, जो आपकी रीड कटी थी, उनको तो आपने उठा के बाहर फेंक दिया, जिन्होंने वेंटिलेटर से जो है वार्ड में शिफ्ट किया इसको, मईशत को, खुद आपने उसको वेंटिलेटर भेज दिया। फिर आपने उसको जो है कहाँ मिनिस्टर हो, कहाँ जो है वो आपने उसको बना दिया स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, जैसे किसी IGP को आप बोले, कहते हैं कि वो खुद बड़ी ख्वाहिश से उन्होंने वो कभी कोई पुलिस का IGP ये बोले कि मुझे किसी थाने के SHO लगा दें। SHO की भी बड़ी पावर होती है, बाज़ों का IG के पास भी वो पावर नहीं होती जो SHO तो शायद के पास होती है, तो शायद उसी वजह से फिर इन्होंने कहा कि मुझे SHO ही ठीक है, मैं IG नहीं बनना चाहता, उनकी अपनी ख्वाहिश होगी। तो अब देखें, अब ये कह रहे हैं कि जी देखें, आप करें, आप अकाउंटेबिलिटी करें, क्रॉस द बोर्ड करें। अगर हमारी पार्टी में किसी और पार्टी में लोग हैं जिन्होंने करप्शन किया, आप उनको उठा दें, लेकिन आप आगे तो चलें। आपने करना क्या? आपके पास क्या रोड मैप है? वो रोड मैप तो उनके पास है नहीं। आपके कभी कहते हैं नफल में पड़े, गैस तेल निकल रहा है उसका, और बस आज जो है, आज आप बस
देखेंगे खुशखबरी मिल जाएगी और जॉब्स आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या, अब पता चला कि जी वो तो सारी जो है ना वो चीज़ें खत्म हो गई। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, अब ये बताएं ना कि अब इनको कितना टाइम चाहिए। चाहिए। अब इनको तो माशी टीम तो वही है। अब पंजाब के बजट के लिए भी आपने टेक्नोक्रेट ले आए, सलमान शाह को आपने लगा दिया कि ये आपको पंजाब का बजट बनाएंगे। फिर आपकी हुकूमत ही क्या हुआ है कि अगर आपने टेक्नोक्रेट्स पे हुकूमत चलानी है, फिर आपने आपके मिनिस्टर के ऊपर वो आ गए हैं। तो ये चीज़ें देखें, अफ्तार तो देखें कल जो था वो एक और चीज़, मतलब लेकिन ये मैं आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी ये बात कर रही थी और इफ्तिखार साहब ने भी शायद उसकी काफ़ी हद तक तायीद ही कर दी जो मैं बात कर रही थी कि वो आपने भी ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाया ना कि APC होगी, देखेंगे उसमें फिर तय होगी स्ट्रैटेजी। तरीके जो चलती है ना वो इस तरह से नहीं चलती। कोई ये नहीं था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम कहेंगे कि हम जी अगले हफ्ते या रमज़ान के फ़ौरन बाद जलसा कर रहे हैं। देखिए उसके लिए आपको पूरा एक होमवर्क करना पड़ता है। हमने कल इनिशियली हमने एग्री किया कि हम APC करेंगे रमज़ान के बाद, उसके बाद हम एक पूरा स्केड्यूल देंगे अपने उस एहतजाज का। लेकिन पता नहीं चीमा साहब की पार्टी को कल क्या हो गया था, सारे इनको पता नहीं अफ्तार बुरी लग रही थी। ये भी गिरफ्तारी है ना, ये करें, मतलब है कि अपने इत्यादियों को बुलाएं जो माजी में चोर डकैत जिनको कहते थे वो भी, उनको ये भी बुला लें या बुला लें। ये अपने इत्यादियों को बुलाएं, अपने मैनेज को बुलाएं, अपने सेंटर्स को बुलाएं, अफ्तारी करें, मुस्लिम एम्बेसडर्स की अफ्तारी करें। वज़ीर आज़म साहब को समझाएं कि एक रिवायत रही यहाँ पर, मुस्लिम एम्बेसडर्स की अफ्तारी करें, ठीक है, बाकी अफ्तारी बाकी लोगों की वो करें, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। चीमा साहब खुद करते रहेंगे किसी की, अब या कोई और करते रहेंगे, नहीं अफ्तारी होती रहती है, ये बात नहीं है। लेकिन एक अपोजिशन जमात ने कर लिया, इनको बुरा लग गया कि अपोजिशन जमात क्यों अफ्तारी आपस में कर रही हैं। चीमा साहब, आप वो कुंडी साहब जो कह रहे हैं ना, वो वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दे दें कि वो भी एक इफ्तार कर लें। कब कर रहे हैं आप इफ्तार? शुक्रिया साथिया। अफ्तारियाँ तो ज़ाहिर है एक रमज़ान का महीना एक डेफिनेटली लोग बुलाते ही हैं और लोग आते भी हैं, लेकिन जिस अंदाज से ये जो कल वाली जो अफ्तारी थी, आपको भी पता है कि अफ्तारी के नाम के ऊपर एक जो सारा जो सियासी इज्तिमा था उसका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था। आपको याद है जब इन्होंने COD जो चार्टर ऑफ डिक्वाटी साइन किया था, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की चोरी और करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और उसका सबूत आपने देखा पिछले 10 साल के अंदर रिकॉर्ड कर्जे लिए गए, रिकॉर्ड करप्शन की गई, और उस तबाही का मुझे अफसोस हैरानी आपने COD पढ़ा है 30 साल के अंदर, आपने COD पढ़ा है? मैंने पढ़ा है सर, पढ़ा है। चीमा साहब आपने COD पढ़ा है? सिर्फ जो कुछ लिखा यार ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। उसके तहत इफ्तिखार साहब मैंने पढ़ा है। आप जैसे लोग, जब आप जैसे एक पढ़े लिखे एक समझदार लोग जब इस तरह से बैठ के ये कहें, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि ये तो 30-40 साल वाले जो उनसे जवाब नहीं दिया जा रहा, जिनकी वजह से ये तबाही हुई है, और आप कह रहे हैं कि इन 9 महीनों के अंदर हमने ये कभी नहीं कहा था कि हमारे पास अलादीन का चिराग है, हम पहले दिन आके उसको रगड़ेंगे। भाईजान, बात ये है कि 70 साल की तबाही जो है उसको रिवर्स करते, चीजों को ठीक करते, मईशत तबाह है, खजाना खाली है, इदारे तबाह हैं, तो उसके अंदर उसको ठीक करते करते नहीं। लेकिन चीमा साहब एक बात सर, एक सेकंड बात तो सुन लें। मैं ये कह रही हूँ कि COD हुआ ना चले। अगर आप ये भी कहते हैं कि COD बड़ा ही बुरा था, तो COD की जो अगर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी हुई ना, तो दोनों जमातें एक दूसरे की लीडरशिप पे इल्जाम लगाती रही। मियाँ साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कर दी, जरदारी साहब ने कहा कि नहीं मियाँ साहब ने उसको वायलेट किया COD का, वो आपस में लड़ते भिड़ते रहे। लेकिन इस बार इनके इकट्ठे होने का मौका आपने इनको फराहम किया है। वो जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि बैड गवर्नेंस की वजह से, नाहली की वजह से। सादिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको याद है जब वो इन्होंने ऐलान बूरबन किया था, जब जरदारी साहब ने कहा कि जी कोई कुरान और हदीस नहीं है, वादा किया तो क्या हुआ? उसके बाद आपको याद है जिस तरीके से लूट मार और करप्शन हो रही थी, हम मियाँ साहब को बार बार कह रहे थे, हालांकि हमने एक असूली मौक़िफ़ के तहत अदलिया का साथ दिया और हमने बायकॉट किया। हालांकि आपको याद है जब जद्दा लंदन में इनके लीडर बैठे थे यहाँ सड़कों पे, यहाँ डिक्टेटर के खिलाफ डंडे तो हम लोग खा रहे थे, यहाँ तहरीक तो हमने चलाई अदलिया की आज़ादी के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, हम लोग यहाँ पे डंडे खाते रहे, लेकिन हमने एक असूली मौका, हमने बायकॉट किया इलेक्शन का। ये दोनों आपस में मुकमुका करके जब गए और वो हकीकत सामने खुलती गई, आपको याद है हम मियाँ साहब को कहते रहे कि जनाब आए, और इन्होंने कहा कि नहीं जमहूरियत जो है वो डिरेल हो जाएगी। हालांकि एक जो मुकमुका था कि एक करप्ट निज़ाम को, यानी कि ये देख रहे थे अपने सामने, जिस तरह मेमोगेट हुआ और फिर आपने देखा डॉन लीक्स वाला जब हुआ, तो उस वक्त भी जब 126 दिन का हमने धरना दिया, अवाम के वोट का इस्तेहकाक के लिए हम बाहर निकले थे। इमरान खान के करप्शन केसेस या नैब केसेस के लिए हम बाहर नहीं निकले थे, जिस तरह इन्होंने धावा बोला अगले दिन नैब कोर्ट्स के ऊपर।
उस वक्त भी आप देखें जो आज ये बात करते हैं जनाब इलेक्शन साहब शफाफ की, उस वक्त ये खड़े थे, उस वक्त ये उसी करप्ट निजाम का तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग खड़े थे। सो लिहाजा कल भी जो था, राइट, गॉट योर पॉइंट। में मुझे लेट मी गो फॉर अ ब्रेक। जो कल मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी इस्लामाबाद स्टूडियो से राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन की जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कल ऐलान हमने सुना है, जिस पर ईद के बाद गौर किया जाएगा, स्ट्रैटेजी जो है वो तरतीब दी जाएगी। रुमीना साहब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे जान लेते हैं। अभी बात हो रही थी, जिस तरह उमर चीमा साहब की गालिबन आप बात सुन भी पा रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, वो ये कह रहे हैं कि जी जैसे COD हुआ था उसी तरीके से अभी भी हमने तो पहले ही कह दिया था, एंटिसिपेशन हमारी यही थी कि ये इकट्ठी होंगी और उसी केसेस की बुनियाद पर, नैब की बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। जवाज़ का ज़रा समझा दें उमर चीमा साहब को, ये तहरीक क्यों चला रही है अपोजिशन? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बड़ी इज्जत करती हूँ उमर चीमा साहब की, लेकिन अब अगर कोई मैं ना मानूं की बात करें तो उस पर हम तो कुछ कर नहीं सकते। जहाँ तक COD की बात है कि ये अगर ये कहें कि हमने तो पहले ही कहा था, तो जब आप पिछले दौर में जब चेयरमैन सेनेट का वक्त था तो आप लोग सब जब आप पीपल्स पार्टी के साथ इकट्ठे हुए थे तो वो क्या था, वो भी एक आपके उस वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, इस टाइम पर जो चीज़ ज़रूरत है, और अगर आप कहें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शायद एक दूसरे को बचाने के लिए की जा रही है, तो ऐसा कतई नहीं, क्योंकि तमाम चार्टर ऑफ डेकोइटी कह दिया था वो, जिस पे इफ्तिखार साहब ने ऑब्जेक्ट भी किया था, क्योंकि और उस चार्टर के तहत वैसे कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। लेकिन खैर अभी जहां तक इनकी बात है, अगर आप ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो मैं तो यही इस पर सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि इस टाइम कोई भी किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस टाइम हम सबको ये है कि किसी तरीके मुल्क बच जाए, और 9 माह का अरसा जो इनको दिया गया उसके अंदर कौन सा प्रेशर इनके ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से आया, कहाँ पे ऑपोजिशन ने कहा कि हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, हम ये करेंगे, जबकि इनके अपने ही टीम, आप अंदाजा लगाएं कि आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपके पास टीम ही प्रॉपर नहीं है। आपसे अभी तक यही 1 साल में डिसाइड नहीं हो रहा कि मैंने मिस्त्री कौन सा लेना है, कारपेंटर कौन सा लेना है। कोई घर भी बनाता है तो वो भी ये पहले ये कोशिश करता है कि मैं अपनी टीम प्रॉपर ले सकूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान कोई तजर्बागार तो नहीं है कि हम इस तरह करें। तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर सबको आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है, और हम लोग उठे भी हैं और सब लोग इस पर बात भी कर रहे हैं। और रह गई बात ये कि शायद कोई एक दूसरे को बचा रहा है, तो ऐसा कतई नहीं। बट अभी आज मरियम साहिबा ने फिर वो कहा, आपकी जो पार्लियामेंट में मीटिंग भी थी PMLN की, कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हुकूमत खुद ही गिर जाएगी, इस हुकूमत के पास कुछ है ही नहीं कि जिस बुनियाद पे ये चले। फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे अब याद नहीं है, बट किसी ऑपोजिशन के रहनुमा ने ये भी कहा था, हासिल बेजेंजो साहब ने, उन्होंने ये कहा कि अगर आज ही सारी ऑपोजिशन रिजाइन कर देती है तो हुकूमत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर तहरीक क्यों? देखिए, बात ये कि तहरीक के या तहरीक चलाना और या उससे कोई भी ये तो इनकार तो नहीं कर सकता कि तहरीक चला के आपको लग रहा है हुकूमत को आप इतना अंडर प्रेशर ले आएंगे कि दे वुड स्टार्ट परफॉर्मिंग, अगर अभी नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि देखिए, ऑपोजिशन का साथ ये काम क्या होता है कि वो प्रेशर भी देती है, ओवरसाइट भी करती है, और जहाँ कहीं हुकूमत गलत चल रही हो तो उनको प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, क्योंकि ये हमारा काम है। और ये काम जब और ये काम करना हमारा पूरा हक है, इनको आगाह करना, इनसे सवाल करना। और जो पार्लियामेंट के हाउस का जो बिजनेस हम देखते हैं उसमें भी जब सवाल आते हैं तो उन सवालों के अक्सर तो जवाबात ही मौसूल नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि मरियम बीबी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप 9 माह की कारकर्दगी उठा के देख लें, उसमें आपको क्या नजर आएगा, सवाए करप्शन 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 के रोने का जो है, अब उससे कोई फायदा नहीं चलेगा। बिकॉज ये वो चूरन है जो बहुत ज्यादा बिक चुका, जिसके ऊपर आप एक दफा करके इलेक्शन लड़के खैर जैसे कैसे आ गए, लेकिन अब तो बात परफॉर्मेंस की है। अदारे मौजूद हैं। अगर ये कहते हैं कि शायद हम लोग जो है वो एक दूसरे को बचाने, क्योंकि अक्सर इनके लोग जो है वो ये बार बार कहते हैं कि जी ये लोग इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि बचाना, किस चीज का बचाना? तमाम तर लीडरशिप चाहे वो पीपल्स पार्टी क्यों, PMLN क्यों, हम सब लोग तो फेसेस कर लगता है ना कि शायद अदालतों को या नैब को ऐसे दबाव में ला रहे हैं, लेकिन ये तहरीक चला के जो अब तो ये तो खुद नैब के सबके सपोर्टर हैं, तो हमें हम लोग तो जो फेस करना था पहले भी कर रहे हैं और अब भी करेंगे। लेकिन जो काम ऑपोजिशन का है
है उससे तो आप लोगों को लग रहा है तहरीक चला के हुकूमत को दबाव में ला के उनसे परफॉर्म करा लिया जाएगा, क्योंकि अगर मकसद आपका होता कि जी ये घर जाए हुकूमत, तो फिर इलेक्शन आप रेजिग्नेशन देते और फिर अगले इलेक्शन की तरफ बात जाती। नहीं देखिए, हमने ये कहा है कि हुकूमत जाए, हम ये नहीं कहा है पार्लियामेंट जाए। अगर हम रेजिग्नेशन देते हैं तो पार्लियामेंट जाती है, और वो एक बहुत ही एक्सट्रीम आखिरी मतलब है कि वो कार्ड जो आप खेलते हैं उससे पार्लियामेंट जाती है। हम पार्लियामेंट को नहीं ख़त्म करना चाहते, हुकूमत को प्रेशर। तो आपने कल देखे कि अफ्तारी पे इनके औसान खता हो गए, और फिर कल जो आप देखें, आपने अभी इंट्रो में कहा कि कल नैब के चेयरमैन ने जो स्पीच की, उनको भी अफ्तारी के दिन इस्तेमाल किया गया, जो इतवार के दिन आके ऑफिस खोला, करवाई किसी ने, बिल्कुल इतवार उसको बहुत जरूरत पड़ गई। इतवार के दिन कोई दफ्तर खुलता है, इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद कहा ठीक है, नैब आज इतवार के रोज भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहले सवाल के जवाब नहीं दे सका और फिर भाग गया। पहला सवाल सुना आपने जो उसने किया, आप बता दें, अब आप बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा अपने आप को क्लियर करें आप, मतलब है कि उन्होंने राउस पे किया कि आप किधर रह रहे हैं, किसके साथ आपके ताल्लुकात है। ठीक है, आप लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन ने उनको माजी में किया था, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को चुनेंगे अच्छे होंगे। इन्होंने असद उमर को चुना था, बुरा था, आज अभी शेख इनके अच्छा बन गए। तो ऐसी चीजें देखें, आप बताएं कि आपने आगे क्या रोड मैप दें कि आपने आगे क्या करना है। ठीक, अच्छा इफ्तिखार साहब, वैसे ये जो इन्होंने कहा कि कल इफ्तारी के वक्त भी एक दिन चुना गया, चेयरमैन नैब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इतवार को नैब का दफ्तर खोला गया, लेकिन अगर अदरवाइज भी देखें अक्टूबर 2017 से वो इस पोस्ट पे हैं, तो ये 1.5 सालों में उन्हें ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पेश आई क्यों? और जावेद चौधरी साहब को नोटिस भेज दें। देखिए, बात यह है कि मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ उनके दोनों हरकत पे। मेरे दोस्त के साथ जो उन्होंने मुलाकात की उसमें जो छपा उस पर, और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले भी उन्होंने इस किस्म के खिताब किए हैं अफसरान वगैरह से, उनका लहजा मुनासिब नहीं है। वो मुलाजम हैं और उनको मुलाजम ही रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादती है कि हम कैपिटलिस्ट को तो नहीं पकड़ेंगे, लूटमार करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जो सरमायादार हैं उनको नहीं पकड़ेंगे हम। और औरतें जो हैं, अगर कुछ नाम आगे हैं औरतों के, तो हम उनसे एहतराम से पेश आएंगे। तो क्या ये नैब सिर्फ और सिर्फ बनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए और आसिफ जरदारी के लिए? तो फिर यही सवाल रह जाता ना। उनको एहसास करना चाहिए कि वो इस तबाही में अब हिस्सा बन रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा मज़े की बात की कि ये लोग जो डर के बाहर भाग रहे हैं, अगर ये चोर नहीं है तो क्यों जा रहे हैं। मैं उन्हें बताता हूँ क्यों जा रहे हैं। जिस आदमी ने, पढ़े लिखे आदमी ने खुदकुशी की थी, उसने इसलिए खुदकुशी की थी कि वो बेइज्जत नहीं होना चाह रहा था, क्योंकि आपने वाइस चांसलर्स के हाथों में हथकड़ियां पहना के उन्हें बेइज्जत किया है और उन पर कुछ साबित नहीं हुआ। आपके कैद में जो लोग थे उनको उनकी डेथ हथकड़ियों में हुई है। जब उनकी मौत हुई तो वो स्ट्रेचर पर हथकड़ियों में थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक को ये बात का नोटिस लेना पड़ा। इसलिए जनाब जज साहब वो इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए बाहर भागी हैं। एक, और आपने कहा कि आप तो लोगों के घरों का विजिट करते हैं खुद। मुझे बताएं, जब नैब का चेयरमैन किसी की बनने वाली बिल्डिंग का विजिट करता हो तो उसका इंटरेस्ट कितना है? तो बाकी लोग तो सारे शरीफ हैं इस मुल्क में, और जिनको एमनेस्टी दी गई है वो तो शरीफों का एक टोला है, क्योंकि ना उन्होंने करप्शन की है, ना उन्होंने टैक्स एवेजन की है, ना उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना उन्होंने हराम का माल कमाया है, ना उन्होंने कमीशन खाई है, ना उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की है, ना उन्होंने होर्डिंग की है। तो ये दो किस्म के कवानीन कर चला के आप मुल्क में मजाक बना रहे हैं। मेरा इससे बहस में जाने का मकसद सिर्फ ये है कि हर सरकारी मुलाजम को, मैं फिर कहता हूँ, हर सरकारी मुलाजम को अपने दायरे में रहना चाहिए और अदालतों का फैसला देखना चाहिए। अच्छा, और ये अख्तियार नहीं दिया जा सकता किसी को कि एक मिनट जो उसने थ्रेट किया है कल, ये अख्तियार किसी को भी नहीं दिया जा सकता कि वो किसी भी इंसान को लामहदूद अरसे के लिए जेल में रखे, टॉर्चर करे, तशद्दुद करे, उसको जलील करे। ये नहीं दिया जा सकता। पर वी कांट, एटलीस्ट आई कांट अफोर्ड इट। ठीक है, ये क्या बात हुई कि आपको अख्तियार दे दिया गया? बट वो एक बात ये भी कह रहे थे कि मैं तो हुकूमत से भी डिक्टेशन नहीं लेता। कौन सी वो हुकूमत भी डिक्टेशन नहीं दे सकती है। फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ लोग पकड़े जाते हैं, बाहर जाते हैं, उनके यार अदालत से जमानत हो जाए, गुलपाशी होती है तो कहते हैं कि इल्जाम नहीं। ओ भाई,
तो फिर क्यों ना हो, मतलब गुलपाशी ना हो, इनको क्या एतराज है भाई? इनको क्या एतराज है गुलपाशी होती है? ये बात है, ये नैब ये भी कानून बना दे कि हमारे गिरफ्तार किए हुए लोगों पर गुलपाशी करना जुर्म है। नहीं, एबटाबाद में कौन था इंचार्ज के उस कमीशन का? कौन इंचार्ज था मिसिंग पर्सन का? छोड़े यार, ये मामला को खराब न करें, यही रखें जो मामला हैं। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पे भी जब एक दफा इनसे सवाल हुआ था, जब चेयरमैन नैब नहीं थे, तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत को चाहिए कि फौरन वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाए, उसको डिस्क्लोज होना चाहिए। बहरहाल उमर चीमा साहब, ये जरा नैब के हवाले से फरमा दीजिएगा, कल क्या आपको लग रहा है कि चेयरमैन नैब ने क्यों ये सारी बातें कही? मईशत के हवाले से भी हुकूमत से मैं डिक्टेशन नहीं लेता, केसेस चल रहे होते हैं, आप लोगों से कहा, हुकूमत से कहा कि भाई उनको आप लोग ओहदे ना दे दिया करें जो भी मुलव्विस हैं, जिन पर भी कोई केसेस हैं, तहकीकात हैं नैब की। सादिया, इसका जवाब बेहतर तो चेयरमैन नैब उनके तर्जुमान ही बेहतर बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि मेरा अपना ये ख्याल है, क्योंकि आपने देखा है कि गुज़िश्ता 9 माह से खुसूसन एक कैंपेन चल रही है कि जो लोग आप लोगों ने भी तो नैब की बड़ी तर्जुमानी की है ना, तो आप इसका जवाब बता ही सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हमने कभी तर्जुमानी नहीं की। हमने अपना एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने आपके रखा है, और क्योंकि हम तो बिलीव इस चीज़ पे करते हैं कि ये इदारे नैब, FBI, FIA, इनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए ताकि मौसर अंदाज में जो है एक बिला इम्तियाज़ इंतसाब का सिलसिला आगे चले। और आपने देखा ये पहली दफ़ा हुआ, ये मैं जो सारी गुफ्तगू सुन रहा था लोगों की, मुझे बताएं कौन सी गवर्नमेंट है जिसके सिटिंग मिनिस्टर जिनसे इस्तीफा लिया गया और वो जेल में डाले गए हों और उनकी इंक्वायरियां की होंगी? यहाँ तो इन जमातों में लोग जाते ही इसीलिए रहे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहे, और मिला भी लोगों को। आपने देखा है माफ कीजिएगा, कि पिछले 9 सालों में बाबर अमान साहब ने रेफरेंस है सर, गिरफ्तार नहीं हुए। सुनी ना आपकी, आप मेरी बात सुन लेना सर, आप मेरी बात सुन लेना। यार मेरी एक बात सुन दे। 3 वजीर निकाले मोहम्मद खान जिनेजो ने करप्शन की बुनियाद पर, 3 वजीर निकाले वफाकी। ये माजी की बात है। 3 गरीब सा पतला दुबला सा था वो प्राइम मिनिस्टर, और 3 वजीर उसने फेडरल मिनिस्टर निकाले। 3 उसके साथ फिर आपके मियां नवाज शरीफ ने क्या किया? उसके बाद क्या हाल हुआ? किस तरह, क्यों उनको टॉपल किया गया? किस तरह से क्यों किया गया? उसके बाद फिर आप 20-30 साल का निजाम ये चलता रहा। नहीं, आपने बहुत सारी बातें की हैं। इफ्तिखार साहब, आप मेरी गुजारिश मेरी आप सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। देखें, आपने ये बड़ा जवाब दें, उसकी जरूरत नहीं है होनी चाहिए सर। बात ये है कि आपके सामने है, पंजाब के अंदर खास तौर पे ये एक ऐसा सूबा है जिसमें जो मुसलसल पिछले 10 साल एक जो है सिविलियन आमिर के जो है ज़ेरे हुकूमत रहा है। जब इस किस्म के लोग भर के इन्होंने इदारे तबाह किए, खाली मईशत और खजाना खाली नहीं है इफ्तिखार साहब, बड़े कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं। और ये सिर्फ स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि जनाब ये इदारे तो देखें जी ये तो जनाब जुल्म हो रहा है, आपको आज पता लगा, ये पहली दफा हो रहा है। क्या है सर, हमें पता था, इफ्तिखार साहब हमें पता था, इसीलिए हमने 22 साल जद्दोजहद ऐसे नहीं की, वरना हमारे लिए भी बड़ा आसान था कि हम भी किसी जर्नैल की जो है या कोई IGI बना के हम भी जो है इख्तिदार की कुर्सी पे आके कब्जा करके ढंग टपाऊ पॉलिसी बनाते और एक आर्टिफिशियली जो है अरबों डॉलर खर्च करते जो है सर। लेकिन एक बात है, ये 2-3 मिसालें देखें ना, अभी यही पर बात स्टूडियो में मॉडल टाउन दिया जाता है। एबटाबाद कमीशन का इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि ये जावेद इकबाल साहब इस हुकूमत से कह दें, बता दें, साहिबाल वाला हमारे सामने बहुत चीजें। ताहिर दावड़ SP उसकी रिपोर्ट की तरह जेटी। अच्छा, रुमीना साहिबा रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। मसला ये ना कि अब हौसले से अगर आप बात सुने, मौका दें अगर बात पूरी करने का। आपने जो सवाल किया था, बात ये कि पिछले 8-9 महीने से पहले भी जब पनामा का केस चला था, अदलिया और अदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, और पिछले 8-9 महीने से भी यही हो रहा है कि ये नैब को खसूसन जो है कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर जो नैब के चेयरमैन ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि जिनके पास आपके सामने इमरान खान साहब से पूछा गया, उन्होंने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड दिया। अगर शहबाज शरीफ के जब खानदान टब्बर के ऊपर जब आता है कि कैसे TT के जरिए जो है $26 मिलियन है, तो वो जो है वो बाहर बहाने से बाहर जाके बैठ जाते हैं।
उनको क्या जरूरत है, उनको क्या डर खौफ है? वो तो यहाँ पे बादशाह सलामत यहाँ पे कई सालों साल यहाँ पे हुकूमत करते रहे, उनको क्या डर खौफ है? अगर उनके पास कुछ सच्चाई है, अपनी गवाही देने को कुछ है, उनको तो भागने की जरूरत नहीं है। हलीमा बाजी का क्या किया? ये कहते हैं कि प्रेशर नहीं डालना। ऑपोजिशन ने एक नया पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए, उमर साहब अब मेरे ख्याल में मुझे बोलने नहीं देंगे। किसने नहीं पार्लियामेंट को चलने दिया? देखिए बात ये है कि बड़ी माजरत के साथ नहीं, आप तो इतना बोले हैं, मैं तो अब बोलना शुरू हुकूमत पे तो सब बोलते हैं चीमा साहब, आप तो लोग आप ये कहना कि जी इनको बोलने नहीं दी गया और पार्लियामेंट के अंदर बात की है, मैं वैसे ड्यूरेशन आपको भेजूंगी। पार्लियामेंट की बात अगर करते हैं कि हमने नहीं चलने दिया तो ऐसा कतई नहीं है, हमने ही तो आपको चलने दिया है। अगर अब बस जी जरा अब हौसला रखें जी, मुराद सईद वाला काम ना इधर भी करें। बात यह है कि हमने तो हौसला भी किया, हमने तो ज़र्फ भी बड़ा किया, हमने तो दिल भी बड़ा करके आपको देने, वरना जितनी थिन मेजॉरिटी के साथ आप लोग हैं, अगर ऑपोजिशन कहीं पे एक हो जाए और अगर ना चलने दें तो फिर आपको लग पता जाए कि किस तरह हाउस चलाते हैं। हम तो बड़े हौसले के साथ चल रहे हैं, चाहे हमारे साथ जो भी हो, हम तो फिर भी उन्हीं की बात करें। लेकिन सवाल यहाँ पर मौजूद है कि इतवार के दिन आपको क्या जरूरत पड़ गई कि चेयरमैन नायब साहब इतने हाइपर हो गए, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? तो नजर आ रहा है इंपॉर्टेंट चीज जो उसने डिस्कस की है। और एक सिर्फ गुजारिश में बाकी दिन तो बड़े मसरूफ रहते हैं। एक चीज ये कि आपका तरीकाकार ये है कि प्रोफेसर्स को, उस्तादों को हथकड़ियां लगा के वो मर रहे हैं और उसके ऊपर कोई ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री क्यों बात नहीं करती? आज कहाँ है ह्यूमन राइट्स के वो लोग या आपके वो जो अलमबरदार हैं कि डॉक्टर्स की जो है वो एहतजाज पे हैं और वहां पर जो लोग मर रहे हैं या जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, उसकी जिम्मेदारी कौन है? आपने हमें बहुत रोना रो लिया कि हम बुरे हैं, चले मान लिया हम तो हैं ही बुरे। आपका नया पाकिस्तान कहाँ है? 9 महीने में उसकी कहीं एक झलक हमें क्यों नजर नहीं आती? चलें, ये नए पाकिस्तान की झलक कब नजर आएगी? मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कुंडी साहब, नाब के चेयरमैन की जो हम बात कर रहे हैं, एहतसाब आप कहते हैं कि जनाब हो रहा है तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है, हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आता है कि सिर्फ़ और सिर्फ केसेस की वजह से ये कहते हैं, आप कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम है। कल चेयरमैन नाब की अपनी बात सुनी, उन्होंने कहा कि आप लोगों के यानी सियासतदानों के आमाल से जमहूरियत ख़तरे में आती है, ये एहतसाब से नहीं आती। और वो फिर फीसों के भी उन्होंने कहा कि हमारे अब जो मौक़िफ़ आता है कि अदालतों में तो मामलात साबित नहीं होते, केसेस नैब पकड़ लेता है, अदालतों में जाते हैं, वहाँ से बरी हो जाते हैं या ज़मानतें मिल जाती हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि इनके तो प्रोसिक्यूटर्स या इनके वकला जो हैं वो तो करोड़ों की फ़ीसें लेते हैं, हमारे तो 2-2, 3-3 लाख वाले वकील हैं। देखिए, इसमें तो हमारा कसूर नहीं है, अपने वकीलों की फ़ीस ज़्यादा कर दें, वो हुकूमत से क्या उनको बजट दे दे। अगर वकील ले रहे हैं, अगर एक वकील फीस ले रहा है तो उस पर कौन पाबंदी लगा सकते हैं? अच्छे वकील ले लें, पैसे ज्यादा करते हैं, पैसे बढ़ा दें ना। आप कह रहे हैं मैंने पता नहीं कितने अरब रिकवरी की है, उनमें से देना फीसें लोगों को। क्यों 2-2 लाख रुपए दे रहे थे? इसलिए तो आप ये सार रहे हैं, अच्छी फीसें दें, अच्छे वकील, इसलिए तो इनके पास अच्छे वकील। कहने का मतलब ये था कि इन लोगों ने पैसा इतना बना लिया है, पैसा इतना ज्यादा है इनके पास करप्शन का कि करोड़ों की फीसें दे सकते हैं अपने वकीलों को। ये तो उनकी पहली बात तो ये कि उन्होंने सबसे पहले तो उसने कहा कि मैं मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखा या मेरे दोस्त ने लिखा, गलत बयानी की, तो आप जाएं उसको सू कर लें, अदालत में चले जाएं। ठीक है, ये क्या आप आगे खड़े हो गए और उसके बाद उसके आड़ में आपने जाके एक सियासी तकरीर की। हम अपने वकला से भी मशवरा करेंगे, हम इसके खिलाफ शायद अदालत में भी जाएं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। अच्छा, बिल्कुल, हम अपने वकला से मशवरा करेंगे इस किस्म के। अगर नैब का चेयरमैन, उसने पंजाब और सिंध पे तो दूरबीनें फिरा दी, लेकिन KPK की तरफ उसका जो है ना, वो मुनीबुर रहमान की तरफ उसको चांद नजर नहीं आ रहा था। KPK में जो मैंने आपको पूरी लिस्ट दी, 5.5 साल में जो करप्शन हुई, अभी जो गो स्कूल्स का आ गया, बाकी चीज़ आ गई, क्या उनको वो करप्शन नज़र नहीं आ रही है? हम कह रहे हैं क्रॉस द बोर्ड करें। आप वहाँ पर तो DG भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, आर्कियोलॉजी का जो हेड पकड़ा जाता है उस पर वज़ीर-ए-आज़म भी ट्वीट कर देते हैं कि इसको आपने क्यों करने लगे। PSPM जिसमें मामले उस पर आप सब कुछ करते हैं, आप कहते हैं मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूँ। कैसे आप प्रेशर में नहीं है? आप 5.5 साल KPK की करप्शन को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं?
आपने जंगला बस पे बहुत, मैं जंगला बस को नहीं डिफेंड करूंगा, लेकिन आपने कहा कि 33 अरब रुपए हुकूमत के खर्च हो रहे हैं और कुएं में जा रहे हैं, आपने तो 90 अरब रुपए पे भी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, आप अगर इतने कह रहे थे कि हमारे पास वसाइल नहीं, तो आप क्यों आप BRT बना रहे थे? आज वो BRT मतलब है कि मसला कश्मीर और BRT एक चीज हो गई है, न मसला कश्मीर हल होना है, न भी BRT बननी है। एक ही प्रोजेक्ट है जो इन्होंने KPK में शुरू किया था, आज उनसे ये मुकम्मल नहीं हो रहा। ये इनकी नाअहली का सबसे बड़ा सबूत है। BRT वाला तो खैर वाकई वो गले की कल आपने देखा टीवी में जो बारिश हुई है, कहा ना कि हुकूमत से कह के फंड्स ले लें वो कला के लिए, तो उस पे एक और मुझे उनकी चीज याद आ गई, आप वो भूल गए कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे यानी नैब के हुकूमत से इतने दोस्ताना मरासिम होते तो हमें इतना मसला ही पेश ना आता बजट अप्रूव कराने में। फिर क्या वो फिर साफी का सवाल ठीक था, दोस्ताना मरासिम उस दूसरी साइड पे थे उनके? पता नहीं। अब ये बता दें इफ्तिखार साहब, ये कैसे नैब ठीक कैसे होगा? हुकूमत भी नाखुश है, वो इसलिए नाखुश है कि जनाब पेस सही नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे अंडर नैब होता तो 50 ऑपोजिशन के लोग ऑलरेडी जेलों में होते। ऑपोजिशन की बात करें तो वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है। तो कोई रास्ता है कि एहतसाब भी हो और ये शोर भी ना हो? ये बात आप चीमा साहब से पूछें, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अच्छा चल, चीमा साहब जवाब दे दीजिए, फिर मैं इफ्तिखार साहब से आपकी बात के बाद जवाब लूंगी। देखें, जिस तरह से बाकी कौमी इदारे तबाह हाल हमें मिले हैं, उसी तरीके से ऑब्वियसली ये नैब का जो इदारा जिसको अब सब जानते हैं कि ये नैब मौजूदा चेयरमैन भी इन्हीं दोनों ने जो है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन्होंने आपस में जो है चूज़ किया। लेकिन आपके सामने जिसको आप ये खुद भी जो ये चीखते चलाते हैं कि जनाब नैब के बड़े ड्रैकोनियन लॉज इनको लगते हैं, उस वक्त तो इन्होंने कोई उसमें रद्दोबदल करने की कोशिश की। इनफैक्ट इसको नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जबकि आप इसको शुरू में अगर देखें, जनरल मुशर्रफ ने जब ये बनाया तो पहले 4 साल के अंदर इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही। और अभी जो नैब के चेयरमैन ने जो बात की है वकीलों की, ये कोई ऐसे इसको इतना मामूली बात अहम चीज़ है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के अंदर प्रैक्टिकली इनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ जो है प्रोसिक्यूटर जो नैब हायर करता है, फिर उसके बाद जो बाकी जो एक्सपर्ट्स उसके अंदर जो शुरू में मौजूद थे, जिसमें कस्टम्स के, FBI के, FIA के लोग नैब के अंदर थे, वाइट कॉलर क्राइम के एक्सपर्ट्स इसमें शामिल किए गए थे, जो कि इन्होंने जब से इन्होंने नाम नेहाद जमहूरियत 2008 में ही इन्होंने सबसे पहले नैब के इदारे को सबसे पहले इन्होंने तबाह किया है। और मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि वो डेफिनेटली जिस तरह बाकी इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग पे काम हो रहा है, लॉ मिनिस्ट्रीज पे काम कर रही है। फरोग नसीम ने भी नाम नेहाद जमहूरियत, अभी मुल्क में हकीकी जमहूरियत है। ऑपोजिशन से भी जो है इस पे मशवरे मांग रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि नैब को टूथलेस नहीं बनाना, नैब को ज्यादा हमने इफेक्टिव और मौसर बनाने के लिए अगर इनके पास कोई तजावीज हैं तो ये दें। हुकूमत जो है बिल्कुल चाह रही है कि इसको रिफॉर्म किया जाए। अब मैं जवाब देता हूं। नैब के हवाले से तो तजावीज आ चुकी हैं काफी ऑपोजिशन की हुकूमत की। इफ्तिखार साहब फरमाइए। जी मैं जवाब ये देता हूं कि आपको किसी ने रोका नहीं हुआ कि आप इस अदारे को और पैसा न दें और इसको और मजबूत ना करें। अगर प्रोसिक्यूशन इनकी इतनी कमजोर है, और जो बात बड़ी जबरदस्त आपने कही, इसका मतलब है कि जो कुछ भी ज्यादती की जा रही है लोगों के साथ जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको बिला वजह जेलों में रखा हुआ है और आप इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि आपने खुद तस्लीम किया कि प्रोसिक्यूशन जो आपकी है वो बड़ी कमजोर है। और इसका इल्जाम भी आपने धर दिया साबका हुकूमतों पे कि उन्होंने इसके दान निकालनी है। मुझे समझ नहीं आती कि सारी खराबियां जो माजी की हैं ये कितने साल चलती रहेंगी। एक बाकी आपने कहा कि बहुत अच्छा दौर था मुशर्रफ का। मेरे भाई, मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी है। जब तू वापस आया इस ओहदे पे, मैंने तुम्हें फ़ोन करके मुबारकबाद दी, इसलिए कि यू आर ए वेरी गुड पर्सन। खुदा का खौफ कर। नैब बनाई गई थी पाकिस्तान, मैंने नैब की बात की है, नैब के शुरू के 4 साल वो मैं नैब ही कह रहा हूँ। अब सुन तो लो, नैब बनाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक की आमरीत से भी नहीं टूट सकी थी, वो टूट ही नहीं रही थी। फिर ये बनाई गई और लोगों ने एक नई पीपल्स पार्टी बना ली, जिसकी क़यादत मोहतरम फैसल सारे याद कर रहे थे और मरहूम सिकंदर इकबाल भी उसमें शामिल थे। ये है वो अचीवमेंट जिसकी आप तारीफ कर रहे हो। अब आप नाकाम इसलिए हो गए कि PML नहीं टूट सकी और पीपल्स पार्टी नहीं टूट सकी, और इसलिए अब दुख हो रहा है। इसलिए उन सारों को आप धमकियां दे रहे हैं कि हम आप सबको जेलों में ले जाएंगे। ले जाओ, लेकिन उनके जेलों में जाने से आपकी गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी।
आपका तो सवाल वही होगा मेरा आपसे कि आपने मुझे कहा कि इफ्तिखार मैं तुम्हें एक नया पाकिस्तान दूंगा। मैं तो आपसे मैं तो चीमा साहब आपसे चीमा साहब मैं तो आपसे नया पाकिस्तान लेके रहूंगा क्योंकि आपने मुझे आपको दिखाया 5 साल पूरे होने कब चले 5 साल आप भी इंतजार कर लेंगे। लास्ट कमेंट चलो ठीक है। वो कह रहे नया पाकिस्तान देंगे, इंतजार कर लें, 5 साल पूरे होने दें। देखिए हमने तो ना साल रोकने की बात की है, हमने तो सबने पूरी ऑपोजिशन ने मिलके ही ये फैसला किया और जो है इनको हुकूमत को अभी तक पार्लियामेंट में ये लोग चल रहे हैं, लेकिन अब ये है कि ये तो अब इनके ऊपर अपने ऊपर है, बना पाते हैं नहीं क्योंकि मैं समझती मरियम बीबी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें किसी को गिराने की करने की जरूरत नहीं, ये तो वैसे ही गिरती हुई दीवार है, बस एक धक्के की जरूरत है। चलिए वो धक्का ईद के बाद आता है या नहीं वो भी देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, रूमीना साहब आपका, इफ्तिखार अहमद साहब का और उमर चीमा साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।